नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट किया। 8 महीने से फरार था नासिर जुनैद को भिवानी में जिंदा जलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया है। मोनू पर भिवानी के नासिर जुनैद हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। उसे राजस्थान पुलिस के हवाले किया जाएगा। मोनू को उसी के गाँव मानेसर से पकड़ा गया है। वह पिछले 8 महीने से फरार था। 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में बोलेरो गाड़ी में 2 जली हुई लाशें मिली थी। जांच में पता चला था कि ये लाशें राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमिका गांव के जुनैद और नासिर की थी। हरियाणा के कई गोरक्षकों पर उन्हें जिंदा जलाने का आरोप लगा था। इनमें सबसे चर्चित नाम मोनू मानेसर उर्फ मोनू यादव का था। भरतपुर के एसपी मृदुल कछावा का कहना है कि हमें जानकारी मिली है कि हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जस्टिन ट्रुडो आखिर कनाडा रवाना। 48 घंटे बाद भर सके उड़ान। विमान ने दे दिया था धोखा। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो के विमान की आखिरकार मरम्मत कर दी गई है और उसे उड़ान भरने की मंजूरी दे दी गई है। पीएम ट्रुडो और उसके साथ आया दल आज दोपहर दिल्ली से रवाना होने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के पीएमओ ने बताया कि विमान की तकनीकी समस्या को ठीक कर लिया गया है। विमान को उड़ान भरने की मंजूरी दे दी गई। कनाडा के प्रतिनिधिमंडल दोपहर को रवाना हो गए। विमान में आई गड़बड़ी के कारण कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रुडो को G20 शिखर सम्मेलन के खत्म होने के बाद भी करीब 2 दिन तक भारत में रहना पड़ा। जब दिल्ली हवाई अड्डे पर 36 साल पुराने एयरबस A310 में आई खराबी को ठीक कर लिया गया तो कनाडा से भेजे गए एक वैकल्पिक विमान को लंदन की ओर मोड़ दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नीतीश कुमार को लेकर फिर दोराहे पर खड़ी बिहार की राजनीति। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर अटकी निगाहें। जी हां दोस्तों, G20 की बैठक के दौरान राष्ट्रपति के डिनर में प्रधानमंत्री मोदी की जिस गर्मजोशी से नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और जैसी तस्वीरें सामने आई, उनसे बिहार की सियासत में हलचल बेहद तेज हो गई है। इस तस्वीर के सियासी अर्थ खोजे जा रहे हैं। अटकलों का बाजार घर में और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी और नीतीश कुमार फिर से एक साथ आ सकते हैं। लेकिन इन अटकलों पर न तो जदयू और न ही भाजपा की ओर से कोई भी साफ साफ बोलने की स्थिति में है। हालांकि भाजपा सांसद सुशील मोदी ने एक हद तक इन कयासबाजियों को खारिज करने की कोशिश की है। लेकिन इन तमाम अटकलों को लेकर अब सबकी निगाहें अमित शाह के बिहार दौरे पर टिक गई है। आगामी 16 सितंबर को अमित शाह झंझारपुर में एक सभा को संबोधित करने के लिए बिहार आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे के दौरान ही नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर लग रही तमाम अटकलों पर विराम लगने की पूरी संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ने वाले कॉरिडोर पर तुर्की हुआ नाराज। राष्ट्रपति एर्दोगन बोले, हमारे बिना पूर्व से पश्चिम नहीं जा सकते। जी हां दोस्तों, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को G20 समिट की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। अब इस पर तुर्की ने आपत्ति जाहिर की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा है कि उनके बिना कोई कॉरिडोर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले किसी भी ट्रैफिक को तुर्की से होकर गुजरना ही होगा। भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देशों के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजराइल और जॉर्डन को भी मिलेगा। वहीं दोस्तों, मुंबई से शुरू होने वाला यह नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का विकल्प होगा। यह कॉरपोरेशन 6000 किमी लंबा होगा। इसमें 3500 किमी समुद्र मार्ग भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक कर सीधे लौटे सऊदी क्राउन प्रिंस। इंतजार करते रह गए पाकिस्तानी अफसर। जी हां दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करने के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वापस लौट गए। हालांकि उनके सऊदी अरब लौटते वक्त पाकिस्तान कयास लगा रहा था कि वो रास्ते में पड़ने वाले अपने इस्लामाबाद पड़ाव पर ठहराव करेंगे। लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेरते हुए इस्लामाबाद में कोई ठहराव नहीं लिया। इससे पाकिस्तानी अधिकारियों को काफी निराशा भी हुई। सऊदी क्राउन सलमान ने सोमवार को भारत की अपनी 3 दिवसीय यात्रा समाप्त की। बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों की माने तो हालांकि सऊदी क्राउन प्रिंस की संक्षिप्त यात्रा निर्धारित नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि राज्य के वास्तविक शासक इस्लामाबाद में रुकेंगे। ऐसा इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने फरवरी 2019 में नई दिल्ली जाने से पहले ऐसा ही किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। फिलहाल डीजल गाड़ियों पर 10% टैक्स नहीं बढ़ेगा। गडकरी ने कहा, ऐसा प्रस्ताव नहीं, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हुआ तो विचार करेंगे। जी हां दोस्तों, सरकार के पास डीजल गाड़ियों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 63वें एनुअल कन्वेंशन में कहा था कि डीजल से चलने वाली गाड़ियों और जनरेटरों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल जारी
रहता है, तो हर डीजल इंजन पर पोल्यूशन टैक्स के रूप में एडिशनल 10% एडिशनल टैक्स बढ़ाने के लिए मैं वित्त मंत्री से बात करूंगा। इसके बाद मीडिया में डीजल गाड़ी पर 10% जीएसटी लगाने की खबरें चलने लगी थी, जिस पर गडकरी ने यह सफाई दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, G20 में नए आए शी जिनपिंग, अब भारत ने चीन को दिया झटका। जी हां दोस्तों, भारत ने 9-10 सितंबर के बीच G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए थे। अब भारत ने चीन को झटका देते हुए उससे आयातित स्टील पर अगले 5 सालों के लिए एंटी डंपिंग शुल्क को जारी रखने का फैसला किया है। सोमवार को एक सरकारी अधिसूचना जारी कर भारत सरकार ने इसकी जानकारी दी। अधिसूचना के मुताबिक भारत ने चीन से आयातित फ्लैट बेस स्टील व्हील पर प्रति टन $613 का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। स्टील व्हील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत ने साल 2018 में ही लगाई थी। 5 सालों बाद यह सरकार ने फैसला किया है कि यह एंटी डंपिंग ड्यूटी अगले 5 सालों के लिए फिर जारी रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी बोली राजनीति न करे प्रधानमंत्री, कहा हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, राहत मिलेगी, 3 जिलों के प्रभावितों से मिली। जी हां दोस्तों, हिमाचल में कुदरत के कहर से चौतरफा हाहाकार मचा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल दौरे के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आपदा के वक्त प्रदेश के साथ राजनीति न करें। अगर केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करती है तो इससे प्रदेश को बहुत राहत मिलेगी। प्रियंका गांधी ने मंगलवार सुबह कुल्लू और मनाली में आपदा प्रभावितों से बात की और उनका दर्द जाना। इसके बाद वह मंडी के पंडोह पहुंची, जहां जुलाई महीने की भारी बारिश के दौरान BBMB डैम के पानी ने लोगों के घरों और उनकी उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर दिया था। दोस्तों इसके बाद प्रियंका गांधी सोलन के शामती में भी आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगी। इससे पहले सुबह के वक्त करीब 8 बजे प्रियंका गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंची। यहां पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने उनका स्वागत किया। चंडीगढ़ से तीनों नेता कुल्लू के भूतर पहुंचे। इस दौरान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी साथ मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को ठुकराया, राजद्रोह कानून पर अब 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, राजद्रोह की धारा 124A के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 5 जजों की बेंच बनाने की बात कही और साथ ही केंद्र सरकार की मांग को ठुकरा दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि अदालत तय करेगी क्या इस मामले को संविधान पीठ में भेजना चाहती है। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने कहा था कि एक नया कानून लंबित है, जो CJI ने पूछा कि इसमें क्या कहा है। वहीं सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह तो और भी बुरा है। CJI ने यह माना कि कानून लागू हो जाता है तो ये भविष्य के मामलों को कवर करेगा। उन्होंने कहा कि जहां तक 124A से संबंधित है वो केस जारी रहेंगे। इसके लिए हमें 5 जजों की संविधान पीठ बनानी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, BRO की जमकर सराहना की। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के सांबा में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 900 दिनों में BRO ने करीब 300 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए हैं। इसके लिए BRO की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि आज 90 प्रोजेक्ट का उद्घाटन होना है। इनमें अनेक रोड, ब्रिज, रनवे, हेलीपैड और टनल शामिल है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब BRO के द्वारा किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती थी तो सबसे पहले तो उस प्रोजेक्ट को शुरू होने में ही काफी समय लग जाता था, और यदि सौभाग्य से प्रोजेक्ट शुरू भी हो गया तो उसमें ऐसी कागजी अड़चनें आती थी कि उन्हें खत्म होने में बहुत लंबा समय लग जाता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान मैच ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़े, इतने करोड़ लोगों ने लाइव देखा महामुकाबला। जी हां दोस्तों, एशिया कप सुपर 4 राउंड के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन के बड़े अंतर से हराया। वहीं इस मुकाबले को रिकॉर्ड तादाद में लोगों ने लाइव देखा। दरअसल दोस्तों, एशिया कप मैचों के ब्रॉडकास्टर राइट्स स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं। इसके अलावा फैंस डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान मुकाबले को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिकॉर्ड 2.8 करोड़ लोगों ने लाइव देखा। यह अब तक का रिकॉर्ड है। अब तक किसी क्रिकेट मैच में इतनी तादाद में लोगों ने लाइव नहीं देखा था। वहीं दोस्तों, BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि भारत पाकिस्तान मुकाबले को 2.8 करोड़ लोगों ने लाइव देखा। इसके अलावा जय शाह ने अपने ट्वीट में डिज्नी प्लस हॉटस्टार को मेंशन किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड न्यूजीलैंड मैच के नाम था। दरअसल वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। इस मुकाबले को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 2.52 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड पीछे छूट गया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रतापगढ़ में शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़, राजस्थान एमपी चुनाव के दौरान करनी थी सप्लाई, 45,000 बोतलें हुई जब्त। जी हां दोस्तों, राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में अवैध शराब का बोलबाला बढ़ने लगा है। इसका उदाहरण प्रतापगढ़ की आबकारी विभाग की टीम द्वारा एक बड़ी फैक्ट्री को पकड़कर लगाया गया। दोस्तों, आबकारी विभाग की टीम ने प्रतापगढ़ जिले में अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है और कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। यही नहीं, बड़ी मात्रा में बोतल और स्प्रिट भी मिली है जिससे अंग्रेजी शराब बनाने वाले थे वे। हालांकि बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री का शुरुआती दौर था जिसमें शराब बनाना शुरू ही की थी। अब गिरफ्तार आरोपी से आबकारी विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहित शर्मा बने 10 हजारी, विराट धोनी के क्लब में हुए शामिल, भारत के 6 धुरंधरों ने हासिल किया खास मुकाम। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 22 रन बनाते ही एक खास मुकाम हासिल कर लिया। 36 वर्षीय हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए वनडे फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाले 6वें खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनसे पहले यह खास उपलब्धि केवल 5 खिलाड़ियों के नाम ही दर्ज थी, जिनमें पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर सहित मौजूदा स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, मौजूदा मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान MS धोनी का नाम शामिल है। भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने का खास रिकॉर्ड खेल जगत में क्रिकेट के भगवान के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। पूर्व क्रिकेटर ने ब्लू टीम के लिए 1989 से 2012 के बीच कुल 463 वनडे मुकाबले खेले। इस बीच उनके बल्ले से 452 पारियों में 44.83 की औसत से 18,426 रन निकले। वनडे फॉर्मेट में सचिन के नाम 49 शतक और 96 अर्धशतक दर्ज है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। निफ्टी ने 20,110 का ऑल टाइम हाई बनाया, सेंसेक्स 94 अंक की तेजी के साथ 67,221 पर बंद। BPCL का शेयर 3% से ज्यादा टूटा। जी हाँ दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी आज यानी कि मंगलवार को फिर ऑल टाइम हाई पर रहा। आज इसने 20,110 के स्तर को छुआ। हालांकि इसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली और यह 3 अंकों की गिरावट के साथ 19,993 पर बंद हुआ। इससे पहले दोस्तों एक दिन पहले इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। सोमवार को इसने कारोबार के दौरान 20,008 का लेवल टच किया था। वहीं सेंसेक्स में आज तेजी देखने को मिली। ये 94 अंक की बढ़त के साथ 67,221 के स्तर पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में तेजी और 15 में ही गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की बात की जाए तो आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में TCS, L&T और इन्फोसिस रहे, जबकि टॉप लूजर्स में BPCL, NTPC और पावर ग्रिड रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, GST को लेकर आया नया अपडेट, 1 नवंबर से बदल जाएगा यह नियम। जी हां दोस्तों, बड़े कारोबार वाली कंपनियों के लिए GST को लेकर एक नया अपडेट आ गया है। बड़े कारोबार वाली कंपनियों को 1 नवंबर से माल एवं सेवा कर यानी कि GST से संबंधित रसीदों को पोर्टल पर 30 दिनों के अंदर अपलोड करना होगा। यह प्रावधान 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों पर लागू होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, GST के ई-रसीद पोर्टल का संचालन करने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने एक परामर्श में GST प्राधिकरण के इस फैसले की जानकारी दी है। इसके मुताबिक प्राधिकरण ने रसीद जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। यह समय सीमा 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के सालाना कारोबार वाले करदाताओं पर लागू होगी। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2023 से लागू हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर के कांगगुई में फायरिंग, 3 की मौत। भाजपा के 23 विधायक अलग प्रशासन के विरोध में संकल्प पत्र लाए, इसमें CM के साइन नहीं। जी हां दोस्तों, मणिपुर के कांगपोकली में मंगलवार को फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने कांगगुई इलाके में अरेंग और करम वेफई गांव के बीच सुबह करीब 8:30 बजे ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिनमें 3 की मौत हो गई। इससे पहले 8 सितंबर को टेग्नोपाल के पल्लेल में भड़की हिंसा में भी 3 लोगों की जान चली गई थी और 50 से अधिक घायल हुए थे। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लैंड फॉर जॉब केस में लालू के खिलाफ चलेगा केस। केंद्र सरकार ने CBI को दी मंजूरी। तेजस्वी की चार्जशीट पर अब 21 सितंबर को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, लैंड फॉर जॉब मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर केस चलेगा। CBI को केंद्र सरकार से इसकी इजाजत मिल चुकी है। 1 महीने पहले CBI ने केंद्र से लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। वहीं दोस्तों CBI ने आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित लैंड फॉर
जॉब केस में ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। लैंड फॉर जॉब मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे, लेकिन इसमें गृह विभाग से अनुमति की जरूरत थी। सीबीआई ने बताया कि हमने लालू के अलावा रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की मंजूरी मांगी थी, जो फिलहाल नहीं मिली है। उम्मीद है कि एक हफ्ते में इजाजत मिल जाएगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई की तारीख 21 सितंबर तय की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तुर्की की गुफा में फंसा रिसर्चर 9 दिन के बाद निकाला गया। 6 देशों के 180 लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, 3400 फीट की गहराई से बचाया। जी हां दोस्तों, तुर्की की गुफा में 3400 फीट की गहराई में फंसे एक रिसर्चर को 9 दिन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके लिए 6 देशों के 180 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। दरअसल दोस्तों 40 साल का मार्क डी के नाम का एक रिसर्चर गुफा का मैप बनाने के लिए तुर्की की तीसरी सबसे गहरी मोरको केव में उतरा था, जहां वो 2 सितंबर को बीमार पड़ने की वजह से गुफा में ही फंस गया था। इसके बाद से ही उसे निकालने के लिए ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया गया। उसे सोमवार रात 9:37 पर बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे हेलीकॉप्टर से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मार्क डीके के पेरेंट्स ने रेस्क्यू वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा अब सुरक्षित है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। वहीं गुफा से निकाले जाने के बाद मार्क ने कहा कि उन्हें वापस जमीन पर आने के बाद अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगने लगा था कि मैं गुफा में ही मारा जाऊंगा। गुफा में पानी और कीचड़ की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल था। बचाव दल के लोग जैसे जैसे नीचे उतर रहे थे, अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वहीं तापमान तेजी से घट रहा था। इससे उन्हें आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नई संसद में अधिकारी गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहनेंगे, कमल के फूल के प्रिंट वाली शर्ट, खाकी रंग की पैंट, मार्शलों के लिए मणिपुरी पगड़ी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। पहले दिन की कार्यवाही पुरानी संसद में होगी, वहीं 19 सितंबर को नई संसद में कामकाज शुरू हो जाएगा। नई संसद भवन में जाते समय संसद कर्मचारी नई ड्रेस पहनेंगे। इस ड्रेस में नेहरू जैकेट और खाकी रंग की पैंट को शामिल किया गया है। ब्यूरोक्रेट्स बंद गले सूट की जगह मैजेंडा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहनेंगे। उनकी शर्ट भी कमल के फूल के डिजाइन के साथ गहरे गुलाबी रंग की होगी। वहीं दोस्तों यह यूनिफॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने बनाई है। दोनों सदनों में मार्शलों की ड्रेस में भी बदलाव किया गया है, अब वे मणिपुरी पगड़ी पहनेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में 24 घंटे में 398% ज्यादा बरसा पानी। आज 16 राज्यों में बारिश की संभावना। एमपी में 15 सितंबर से तेज बारिश का दौर शुरू होगा। जी हां दोस्तों, देश में लौटते मानसून के चलते कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा सहित 16 राज्यों में तेज बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। आज भी 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 5 दिन ऐसा ही मौसम रहने वाला है। सोमवार को यूपी में पिछले 24 घंटे में सामान्य से 398% ज्यादा पानी बरसा। आज बाराबांकी और लखीमपुर खीरी में स्कूल बंद रहेंगे। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन हल्की बूंदाबांदी होगी। 15 सितंबर से तेज बारिश का दौर शुरू होगा, जो 21 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का आसाराम की जमानत याचिका की सुनवाई से इनकार, कहा सजा के निलंबन के लिए हाई कोर्ट जाएं। अब तक 16 बार बेल पिटीशन खारिज हुई। जी हां दोस्तों, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पिछले 10 साल से जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सजा के निलंबन के लिए आसाराम हाई कोर्ट जा सकता है। आसाराम लोअर कोर्ट से लेकर राजस्थान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में अब तक 16 बार जमानत के लिए प्रयास कर चुका है। उसे सिर्फ फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रकरण में ही एक बार जमानत मिली, जिसमें भी वह जेल से बाहर नहीं आ सका। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मंगलवार को भी शाहरुख खान की जवान ने की तगड़ी कमाई, जाने छठे दिन का कलेक्शन। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म जवान का दबदबा कायम है और इसे दर्शकों का भरपूर प्यार भी मिल रहा है। फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। जहां 4 दिनों के अंदर ही जवान ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था, वहीं अब फिल्म भारत में भी 300 करोड़ से ज्यादा ही कमाई कर चुकी है। जवान ने पहले दिन 75 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे दिन 53 करोड़ रुपए का कारोबार किया। फिल्म ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन 77 करोड़ की कमाई की, तो वहीं चौथे दिन 80 करोड़ कमाकर इतिहास रच दिया। वहीं दोस्तों वर्किंग डे होने के बाद भी फिल्म ने सोमवार को 32.92 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म छठे दिन 28.50 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शाहरुख खान की फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए हैं। यह बॉलीवुड के इतिहास में ऐसी पहली फिल्म है जिसने वीकेंड पर एक दिन में 80.01 करोड़ का कारोबार किया। फिल्म अमेरिका में भी छाई हुई है और वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। शाहरुख खान
खान की जवान इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। दोस्तों अगर फिल्म मंगलवार को 28.50 करोड़ का कलेक्शन करती है तो फिल्म की भारत में सभी भाषाओं की टोटल कमाई 347.58 करोड़ रुपए हो जाएगी। फिल्म वर्ल्ड वाइड भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। शाहरुख खान की जवान देश के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाती है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ नयनतारा, सानिया मल्होत्रा, प्रियामणि, रिद्धि डोगरा और लहर खान भी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूजर्स कौन से देश में हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन चलाने वाले लोग कौन से देश में हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उस देश का नाम। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।